नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि H3N2 वायरस किस तरह का होता है और उसमें कैसे सिम्टम्स होते हैं। H3N2 वायरस एक इन्फ्लुएंजा वायरस का ही टाइप है। जनरली जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो पिग में होता है, तो वो इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जाना जाता है। और जब वो ह्यूमन में होता है तो उसको एक वायरस का वेरिएंट बोलते हैं। तो ये H3N2 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का वेरिएंट है और सबसे पहले जुलाई 2011 में डिटेक्ट किया गया था ह्यूमन में। और रिसेंट टाइम में इन्फ्लुएंजा ए H3N2 उसका H1N1 वेरिएंट और कोरोना वायरस और दूसरे ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट जो होते हैं वो उनका जो केसेस का नंबर है वो स्टेडीली इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर। ये जो फैक्टर है उनका वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से ये वायरस का इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो सबसे पहले है कि एवॉइडेंस ऑफ फेस मास्क, फिर दूसरा है कि कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स जनरल हेल्थ, मतलब हम अपने हेल्थ का अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पाते हैं। फिर हैंड हाइजीन नहीं होता है, मतलब लेक ऑफ हैंड हाइजीन है। मोर सोशल गैदरिंग होती है। और कोविड के वक्त हमारी जो इम्यूनिटी थी वो फ्लू के लिए जो हमारी इम्यूनिटी थी वो कम हो चुकी थी। और जब अभी कोविड धीरे धीरे कम हो रहा है और फ्लू के अगेंस्ट जो हमारी वल्नरेबिलिटी, मतलब इन्फेक्शन होने के चांसेस, जो फ्लू होने के चांसेस है वो हमें ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी वजह से भी ये सर्ज आया है। और दूसरे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है जैसे कि पुअर एयर क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन जो पोल्यूशन होता है उसकी वजह से भी ये कोजेज है सब। वो आर एट रिस्क, मतलब किस लोगों में ये वायरस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो 5 साल के से छोटे बच्चों में और 65 ईयर्स से ज़्यादा जो बड़े एडल्ट होते हैं उसमें ये वायरस इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर प्रेग्नेंट वुमन में, फिर पीपल विथ वीकेंड इम्यून सिस्टम, मतलब पेशेंट जो भी है उसमें इम्यूनिटी कम है बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी है, या फिर कभी कभी कोई इम्यूनो सप्रेशन ले रहे हैं, या फिर कभी किडनी का ट्रांसप्लांट किया गया है तो उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उन लोगों में ये वायरस होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर किसी पेशेंट को क्रोनिक इलनेस है जैसे कि अस्थमा, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, डायबिटीज़, उनमें ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हेल्थ केयर वर्कर है क्योंकि उनको कंटिन्यूसली ऐसे ही पेशेंट के सामने एक्सपोजर होता है। और जो भी ट्रैवलर्स है वो ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर ये वायरस का आउटब्रेक है तो उनमें भी डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। हाउ डज इट स्प्रेड, मतलब ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है। तो H3N2 वायरस जनरली जो भी कफ होता है, मतलब जब भी हम खांसते हैं उसकी वजह से, कफ ड्रॉपलेट की वजह से ये स्प्रेड होता है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। और जनरली 1 मीटर के अंदर ये ट्रांसमिशन होता है, मतलब अगर हम किसी भी पेशेंट जो भी H3N2 पॉजिटिव है उससे हम 1 मीटर या 3 फीट से ज़्यादा की दूरी बना रहे हैं तो चांसेस कम है कि वो इन्फेक्शन हमें ट्रांसमिट हो। और ये जो ट्रांसमिशन है वो क्लोज्ड स्पेसिस में ज़्यादा है, जैसे कि लिफ्ट में हो या फिर कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में हो तो वहाँ पर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी सिम्टम्स ऑफ H3N2 क्या होते हैं, तो जो टिपिकल सिम्टम्स है वो फीवर है जो जनरली 101 या फिर 102 डिग्री की रेंज में होता है। और उसमें सीवियर कफ होता है, सोर थ्रोट होता है और फिर चेंज इन वॉइस, मतलब आवाज़ भी बदल जाती है, ऐसा भी होता है। और जो फीवर होता है वो जनरली 4-5 दिन तक चलता है। फीवर यूजुअली लास्ट फॉर 4 to 5 डेज। और जो कफ होता है वो फीवर कम होने के बाद भी 1 या 2 हफ्ते तक चलता है, क्योंकि जो वायरस होता है वो विंड पाइप, मतलब कि ट्रेकिया जहाँ से हम सांस लेते हैं उसको इन्फेक्ट करता है। और ब्रोंकियल जहाँ से हमारे जो भी एयर का ट्रांसमिशन होता है, मतलब जो एयर ट्रांसफ़र होती है वहाँ को इन्फेक्ट करता है। और जो मोस्ट सीवियर सिम्टम्स होता है वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ हो, वो सिम्टम्स मोस्ट सीवियर होता है। अभी डिफरेंस क्या होता है कोविड-19 और H3N2 में। कोविड-19 के जो सिम्टम्स होते हैं अभी के टाइम में वो 2-3 दिन तक चलते हैं, लेकिन और उसमें पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाता है। लेकिन जो H3N2 और H1N1 के जो भी क्लिनिकल फीचर्स है, जो भी उनको इन्फेक्शन है वो कपल ऑफ वीक चलते हैं, मतलब 1 या 2 हफ्ते तक चल सकते हैं। और उसमें न्यूमोनिया या फिर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है कोविड के मुकाबले। कौन सी वार्निंग साइंस है और हमें कभी मतलब हेल्प के लिए बोलना चाहिए। तो एक्सेसिव कफिंग हो, मतलब बहुत ज़्यादा खांसी हो जो रिलीव नहीं हो रही हो, ब्रेथलेसनेस होती है जैसे कि सांस लेने में तकलीफ हो, और लो ऑक्सीजन सेचुरेशन, मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है SpO2 94 से कम हो जाता है तो उसको जनरली लो ऑक्सीजन सेचुरेशन में कंसिडर करते हैं और उसमें हमें इमीडिएट हेल्प के लिए देखना चाहिए।
अभी इसका डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, तो जनरली ये 3 तरह की मेथड होती है। ट्रेडिशनल मेथड जो होती है, फिर एडवांस्ड क्विक मेथड और बायोसेंसिंग मेथड होती है। इसमें हमने देखा कि जैसे RT-PCR होता है कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, वैसे ही इसमें H3N2 वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो एडिक्वेट रेस्ट होता है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब फीवर की या फिर कफ की जो भी सिम्टम है उस हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। कुछ केसेस में एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और सीवियर केसेस हो जैसे कि लो ऑक्सीजन सेचुरेशन होगा या फिर बहुत ही सांस लेने में तकलीफ होती है, तो उसमें ICU में एडमिशन भी करना पड़ता है। प्रिकॉशन, इस वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, तो हमें मतलब अच्छी तरह से खाना चाहिए और हमें अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेट रखना चाहिए, मतलब पानी हमें ज़्यादा पीना चाहिए। इम्यूनिटी हमें मेंटेन रखनी चाहिए। लो फैट एंड लो स्पाइस फूड, मतलब लो फैट वाला और कम तीखा फूड हमें खाना चाहिए। हमें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट लेना चाहिए, और पॉसिबल है तो हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अभी इंडिया में H3N2 का क्या स्टेटस है, तो 5 मार्च तक हमारे इंडिया में 451 केसेस हो चुके हैं, और उसमें से 9 लोगों की मौत हो चुकी है फ्राइडे मतलब 18 मार्च तक। और गवर्नमेंट ने कोविड एडवाइजरी मतलब जारी की है कुछ 6 स्टेट में, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली स्टेट एडवाइजरी उनकी जारी की है। और रिसेंट केसेस मतलब 1 या 2 दिन पहले केसेस झारखंड और गुरुग्राम में भी देखे गए हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक यू।